क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे अभी जो लिखा है मैंने बोर्ड के ऊपर। तो इससे पहले 15 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या पूछा है सबसे पहले समझते हैं और ऑप्शन क्या दिए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो 16 के अंदर हमें दिख रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन में हमें लॉग दिखाई दे रहा है। तो इक्वेशन के अंदर टर्म्स कैसे, 1 बाय लॉग m टू द बेस a प्लस 1 बाय लॉग m टू द बेस c इज इक्वल टू 2 बाय लॉग m टू द बेस b। और हमें क्या पूछा है कि अगर ऐसा है तो ए बी सी आर इन, मतलब ये जो तीन नंबर्स है ए बी सी, जिससे जिन तीन नंबर्स को, कोई भी तीन नंबर्स हो सकते हैं ए बी सी, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे तीन नंबर्स है जो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो फिर वो थ्री नंबर जो है वो क्या होंगे। दीज थ्री नंबर्स आर इन एपी, एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर वो थ्री नंबर जीपी फॉर्म कर रहे हैं मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या फिर वो तीन नंबर्स एचपी फॉर्म कर रहे हैं मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, या फिर वो तीन नंबर्स एजीपी फॉर्म कर रहे हैं मतलब अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब बेटा ये चारों भी प्रोग्रेशंस क्या होते हैं, इसमें का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने 10th के अंदर पढ़ा है, ठीक है। फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, और हार्मोनिक और एजीपी के बारे में तो पता होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये चारों भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को, एपी आपको पता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, थ्री नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने का मतलब आपको पता है कि उन थ्री नंबर्स के बीच का, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है। मतलब अगर ए बी सी ये तीन नंबर्स, इफ दीज थ्री नंबर्स आर इन एपी, मतलब ये तीन नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ऐसा अगर कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है। मतलब क्या, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो T2 माइनस T1 मतलब B माइनस ए मस्ट बी इक्वल होगा C माइनस बी। मैं आपको एपी क्या होता है इसके बारे में रिवाइज करा रहा हूँ। अगर थ्री नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं तो ये कंडीशन होनी चाहिए, अगर ऐसा होता है तभी थ्री नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं, ऐसा हम लोग कहते हैं। या फिर अगर थ्री नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए। अब एबीसी अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं तो कौन सी कंडीशन होती है, ठीक है, किस बेसिस पर हम लोग ये कह सकते हैं कि दिए गए थ्री नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। उसी प्रकार से अगर थ्री नंबर्स को आपको जीपी में है या नहीं समझना है, दिए गए थ्री नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं या नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा, तो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का रेशो सेम होना चाहिए। मतलब क्या, ये पहला टर्म है, आपको पता है हम लोग T1 T2 T3 से डिनोट करते हैं, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो अगर देखिए आगे का टर्म डिवाइडेड बाय पीछे का टर्म, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशो मतलब B बाय ए एंड C बाय बी, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों रेशोज इक्वल होते हैं, मतलब कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशो अगर सेम होता है, तब हम कहते हैं कि वो तीनों नंबर जीपी में है। या फिर अगर तीनों नंबर जीपी में है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इस कंडीशन को आप एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मिलेगा। इसका क्या मतलब होता है, जब भी थ्री नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं तो बीच वाला जो नंबर होता है उसका स्क्वायर इक्वल होता है एंड नंबर्स के, जो स्टार्ट में और एंड में नंबर है, फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है बीच वाले का स्क्वायर। तो दोनों में से कोई भी एक चीज ध्यान में रखना कि अगर थ्री नंबर्स, ये तो बेसिक डेफिनेशन है, मतलब ये तो क्राइटेरिया है कि दिए गए नंबर्स को जीपी में होने के लिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कराने के लिए ये क्राइटेरिया है कि आपके दिए गए थ्री नंबर्स तभी जीपी में होंगे जब कॉन्सेक्यूटिव टर्म, कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले टर्म्स का रेशो अगर इक्वल होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। एचपी और एजीपी तो वैसे भी ऑप्शन में दिए हैं लेकिन आंसर में नहीं आते, तो उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, वो आगे के टॉपिक में आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही समझना जरूरी है, आप लोग इसको नोट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस दिए गए क्वेश्चन के अंदर, इस दिए गए क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपके जो थ्री नंबर्स है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बताइए ये थ्री नंबर्स क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एचपी और एजीपी का सवाल नहीं है, कुछ क्वेश्चन में हो भी सकता है एचपी और एजीपी फॉर्म करे, लेकिन यहाँ पर तो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो कंडीशन की तरफ देखिए। अब आपको पता है कि 1 बाय लॉग m टू द बेस a को आप क्या लिख सकते हो, चेंज ऑफ बेस रूल यूज करके। अगर आप इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इन दोनों का पोजीशन चेंज होता है, ये चीज़ मैंने पिछले कई एग्जाम्पल में आपको बता रही। अब ये हमारा 16th एग्जाम्पल है, तो आप लोगों को लॉज अभी अच्छे से दिमाग में बैठ गए होंगे। तो मैं सीधा अभी इसको लिखूंगा,
log a टू द बेस m। क्या किया मैंने, इसको मैं न्यूमरेटर में ले आया तो इन दोनों का पोजीशन आपस में चेंज हो गया। फिर सेम मैं इसके साथ करूंगा तो log c टू द बेस m, और ये 2 न्यूमरेटर में है, इसको बाजू में हटा दिया, और मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना 2 बाय log m टू द बेस b है, तो इसको मैंने लिखा 2 इंटू 1 बाय log m टू द बेस b। समझ रहे हो बात को? तो फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू log b टू द बेस m लिखेंगे। तो बस इसकी जगह पर फिर क्या आएगा, 2 इंटू log b टू द बेस m। अब लेफ्ट में देखिए दोनों तरफ बेस सेम दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच में एडिशन है, तो ऐसे समय हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बाय टेकिंग बेस वंस। बेस एक ही बार लेना है और दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया। दिस इज इक्वल्स टू, ये 2 जो है जंप करेगा b के सिर के ऊपर जा बैठेगा, जंपिंग प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा, तो log ऑफ b स्क्वायर टू द बेस m। अब इन दोनों के बीच में इक्वल साइन है, मतलब ये क्वांटिटी न्यूमेरिकली इक्वल है इस क्वांटिटी से, और दोनों का बेस सेम है, तो ये तभी इक्वल बन सकते हैं जब ये और ये दोनों इक्वल हो। तो दैट इज AC इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, b स्क्वायर। अब आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कब होता है, ABC, ये पहला टर्म है, दूसरा ये तीसरा है, बीच वाले का स्क्वायर बाकी बचे दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। ऐसा तभी होता है जब दिए गए नंबर GP में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया GP। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ चुका है GP। आगे का क्वेश्चन आप लोग इसको पॉज करके लिखेंगे। आगे का क्वेश्चन मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 में एक्स वाई जेड आर 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। एक्स वाई जेड आर 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, मतलब कोई पर्टिकुलर नेचुरल नंबर नहीं दिए हैं, आप कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले सकते हो। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर। सो वी हैव 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स एक्स वाई जेड, दीज आर 3 कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ये 3 एक के बाद एक आने वाले कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो आपको वैल्यू निकालना है बेटा log ऑफ 1 प्लस जेड एक्स का, देन फाइंड log ऑफ 1 प्लस जेड एक्स, इसका वैल्यू हमें निकालना है। और आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो आंसर जो दिया है, तो आंसर में आपको 2 ऑप्शन के अंदर y दिखाई दे रहा है, मतलब x और z का कोई संबंध नहीं है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम के लॉज तो पता होने ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में नेचुरल नंबर की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो वो अगर आपको प्रॉपर्टी कह सकते हो या फिर खासियत कह सकते हो कि नेचुरल नंबर जो होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव 3 नेचुरल नंबर जो होते हैं, तो उनमें ये खासियत होती है। कौन सी वाली खासियत होती है, देखिए। अब 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब क्या, आप कोई भी 3 नंबर लीजिए जो एक के पीछे एक हो, कोई भी ले सकते हो। आपने ले लिया 2 3 4, आपने ले लिया 1 2 3, आपने ले लिया 5 6 7, 4 5 6, ठीक है, कुछ भी ले लो, 7 8 9। अब इतने ठीक है, मतलब वो प्रॉपर्टी समझने के लिए इतना 5 एग्जाम्पल ठीक है। मतलब हमने 5 डिफरेंट कॉन्जिक्यूटिव 3 नेचुरल नंबर्स लिए, उन्होंने एक्स वाई जेड का है, तो आप कोई भी 3 ले सकते हो। अब वो प्रॉपर्टी क्या है, तो देखिए प्रॉपर्टी समझिए। अगर आप इन 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर में पहले और तीसरे का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वो कितना आ रहा है, देखिए। इस वाले में पहले और तीसरे का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 8, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 3, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 35, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 24, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 63। तो अगर आप देखेंगे 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर में फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो आता है वो बराबर होता है किसके, बीच वाले नंबर के स्क्वायर में से 1 नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं बीच वाला नंबर जो है उसका स्क्वायर करूंगा और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपको 8 मिलेगा। बीच वाले नंबर का स्क्वायर करूंगा और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपको 3 मिलेगा। बीच वाले नंबर का स्क्वायर करूंगा, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है। फिर बीच वाले का स्क्वायर किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है। बीच वाले का स्क्वायर किया, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है। इससे क्या समझ में आता है कि अगर आपके पास कोई भी 3 नेचुरल नंबर्स दिए हैं, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स दिए हैं, तो
पहले और तीसरे का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है बीच वाले के स्क्वायर में से 1 सब्ट्रैक्ट करने के बराबर होता है। तो हम इन जनरल क्या लिख सकते हैं एक्स वाई जेड के लिए, तो कोई भी 3 नंबर्स अगर आपके पास है तो आप लोग बेझिझक लिख सकते हो कि x इंटू जेड, मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन है पहले और तीसरे का, दैट इज इक्वल टू मिडल नंबर का स्क्वायर माइनस 1, लिख सकते हो ऐसा। तो बस ये प्रॉपर्टी अगर आपके हाथ लग गई तो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व ही हो गया। अब वैल्यू किसका निकालना है, लॉग ऑफ 1 प्लस जेड एक्स का। तो बेटा जेड एक्स की जगह पर मैं ये वैल्यू लिख दूंगा, लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो लॉग ऑफ 1 प्लस जेड एक्स का मुझे वैल्यू चाहिए। बेस यहाँ पर नदारद है, बेस दिया हुआ नहीं है, बेस से उन्हें कोई मतलब नहीं है। एक्स जेड की जगह पर मैं जेड एक्स की जगह पर वैल्यू रख रहा हूँ वाई स्क्वायर माइनस 1, तो लिखेंगे 1 की जगह एज इट इज, जेड एक्स की जगह पर मैंने लिखा वाई स्क्वायर माइनस 1, तो 1 तो सस्ते में निपट गया, बचा गया लॉग वाई स्क्वायर। अब ये भाई साहब सिर के ऊपर बैठे, इन्हें थोड़ा साइड में ले आइए। तो अगर ये साइड में आएंगे, जंप कर जाएंगे तो 2 टाइम्स log y मिलेगा और ये आपको आंसर में दिखाई देगा। ठीक है, आंसर में ये भी दिया हुआ हो सकता है लेकिन ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी इसकी होती है। ठीक, तो 2 टाइम्स log y आ गया वैल्यू किसका, इसका। तो अब आप सोचना कि अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते, नहीं कर पाते। अब आप लोग क्या करेंगे बेटा, ये क्वेश्चन जब आप नोट डाउन कर रहे हो नोटबुक के अंदर, तब ऊपर जगह छोड़ी हुई रहती है, तो वहाँ पर ये चीज़ लिखेंगे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के बारे में, कि जब 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं तब फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीप्लिकेशन बीच वाले के स्क्वायर में से 1 सब्ट्रैक्ट करने के बराबर होता है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही बाद में पूछा जाएगा जरूरी नहीं, लेकिन ये प्रॉपर्टी बाद में यूज हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ें आपको क्वेश्चंस में से समझ में आती है, जो नई नई प्रॉपर्टी मिलती है, उनको नोट डाउन करना है ऊपर, ताकि आप जब रिवाइज करें उसको तो उसके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप इसको पॉज करके नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। पढ़िए आप लोग क्वेश्चन नंबर 18, या फिर लिख लीजिए क्या दिया है 18 के अंदर, देखते हैं। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमें दिया है कि अगर x का वैल्यू इफ x इज इक्वल्स टू log a टू द बेस 2a है, y का वैल्यू log 2a टू द बेस 3a है, z का वैल्यू log 3a टू द बेस 4a है, देन आप फाइंड आउट करना है आपको x y z प्लस 1 इज इक्वल्स टू हाउ मच। और ऑप्शन के अंदर आपको जो भी दिख रहा है वो है yz 0 2yz xyz। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे बेटा। सबसे पहले तो देखिए कि फाइंड आउट क्या करना है। x y और z के वैल्यूज दे रखे हैं, और आपको और x y z के वैल्यूज कैसे दिए हैं, तो log ऑफ a और a, मतलब जो x y z का वैल्यू दिया है वो log के फॉर्म में तो है, लेकिन उसके अंदर वेरिएबल यूज हुआ है a, लेकिन सॉरी, लेकिन अगर जो फाइंड आउट करना है उसकी बात करेंगे, क्या फाइंड आउट करना है, x y z इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसमें 1 ऐड करना है। तो ऑब्वियसली इन जनरल हमारे दिमाग में क्या आता है कि भैया अगर हम इसको लेके कुछ आंसर निकालने जा रहे हैं तो आंसर तो इसी के फॉर्म में आना चाहिए, तो आंसर तो आएगा इसी के फॉर्म में, लेकिन फिर कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, और फिर आंसर को आपको इन वेरिएबल्स के फॉर्म में कैसे ला सकते हो उसके बारे में सोचना है। ठीक है, तो इस तरीके के जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं ये आपका लॉजिक डेवलप करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को नोट डाउन करना होता है। यहाँ पर ये नहीं सोचना कि यार हमें कैसे दिमाग में आएगा कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे नहीं होता। आपको दिया क्या है और फाइंड आउट क्या करना है उसकी तरफ ध्यान देना होता है। जो दिया है उसका यूज करके जो फाइंड आउट करना है उसकी तरफ कैसे पहुंचा जाए, और एक बार फाइंड करने के बाद जरूरी नहीं कि वो आंसर ऑप्शन में हो, फिर से उस आंसर से ऑप्शन की तरफ कैसे जाया जा सकता है गिवन से, उसके बारे में भी सोचना होता है। तो क्वेश्चन में आंसर ऐसा बहुत बार होता है कि जो सीधा सीधा आपने आंसर फाइंड आउट किया है वो सीधे आंसर में नहीं होता, फिर उसको भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिमाग लगा के वहां तक पहुंचना होता है। काम छोटा सा ही होता है, बस सोचना उस वे से होता है, ये हमें इस एग्जाम्पल से समझ में आता है। ठीक है, तो करना क्या होता है, जैसे हम लॉगरिथम पर ये 50-60 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके बाद में आप कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको अगर नहीं आता है तो समझना कि वो आइडिया हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप उसके ऊपर सोच नहीं पाओगे। ठीक है,
मतलब आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो 70, 80, 90% तक आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। वो जो एक चीज़ है जो नहीं होती है, जो पता नहीं होती, तो उसको आप फिर ऐड कर देंगे आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना है। तो ये प्रोसेस होता है बेटा, इसको समझना, ये प्रोसेस होता है आगे बढ़ने का उस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि टीचर को लिमिटेशंस होते हैं। हम अगर एक ही टॉपिक के ऊपर 1000 एग्जाम्पल ले ले तो बस 2 साल उसी में निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक बार आपको हमने कॉन्सेप्ट पकड़ा दिया हाथ में और उससे रिलेटेड कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम करा दी, तो फिर उसके बाद में आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है। फिर हमने आप लोगों को काम पे लगा दिया कि भैया हमने आपको ये समझा दिया है, अब आप आगे दौड़ लो। ठीक है, तो ये तरीका होता है। तो एक्स, वाई और जेड, जैसे मैं आपको बता दूं कि आप अगर जो ओलंपिक के अंदर जो हमारे रेसर्स होते हैं, हमारा तो कोई है नहीं, लेकिन जो भी दौड़ते हैं, तो जैसे हुसैन बोल्ट है, अब अगर आप देखेंगे तो हुसैन बोल्ट को उसका कोच जो होता है वो कोच उसको ट्रेन कराता है, तो कोच उसको चीज़ें बताता है, लेकिन कोच उसके साथ में एक्सरसाइज नहीं करता। और दूसरी चीज़, उसको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सरसाइज बताई गई है कोच के द्वारा, तो बस उसको रिपीटेडली उस चीज़ों को करना है। ठीक है, और उतनी एक्सरसाइज करने के बाद उसका जो फिजिक है वो इस लेवल पर आ जाता है कि फिर उसके बाद में वो किसी भी तरीके की एक्सरसाइज ट्राई कर सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो नई एक्सरसाइज बिल्कुल दुरुस्त कर ले एक ही बार में, या फिर उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़े। ठीक है, तो ये बात समझनी है आपको, ये किसी भी फील्ड में ऐसी होता है। तो चलिए अब प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। तो बेटा पहले तो एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है और एक्स इंटू वाई इंटू जेड करना है, ये तो बिल्कुल ज़मीनी हकीकत है कि आपको इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक है, तो करेंगे एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू क्या है, log a टू द बेस 2a इंटू log 2a टू द बेस 3a इंटू log 3a टू द बेस 4a। कर दिया मल्टीप्लिकेशन। अब जब भी, अब एक चीज़ याद रखना लॉग के अंदर, कि जब भी लॉग्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमेशा याद रखना कि वहां पर चेंज ऑफ बेस रूल का यूज होने का 99% चांस होता है। अब इस चीज को वो एडिशन वाले लॉ के साथ में कंफ्यूज मत करना। मैंने आपको लॉ बताया था log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a का, तो इसमें log mn होता है, तो ये नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ log का मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए इस रूल को इसके साथ में कंफ्यूज मत करा देना। ठीक है, तो ये लॉ जो है वो नंबर्स का एडिशन, लॉग्स का एडिशन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कराता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो लॉग का मल्टीप्लिकेशन है। तो जब भी यहाँ से आगे लॉग का मल्टीप्लिकेशन आए तो सबसे पहले सोचना कि चेंज ऑफ बेस रूल यूज करके कुछ कैंसलेशन किया जा सकता है क्या, दिए गए एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या। तो मैं क्या करूंगा, चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करूंगा, तो log a बाय log 2a लिखूंगा मैं। अब जब मैं चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई कर रहा हूं तब दोनों का बेस मैं कुछ नहीं मतलब सेम ले रहा हूं, ये बात ध्यान में रखना। यहां पर बेस का कोई वैल्यू नहीं है सॉल्यूशन फाइंड आउट करते समय, इसलिए हमने बेस को मेंशन नहीं किया। जहां पर भी बेस का वैल्यू, बेस का रोल इंपॉर्टेंट होता है वहां बेस मेंशन करेंगे हम लोग। अभी यहां पर हमें बस बेस को चेंज करना है और चेंज करते समय हम सभी का बेस सेम ले रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर भी चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई किया तो log 2a बाय log 3a लिखेंगे इंटू log 3a बाय log 4a लिख दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब कैंसलेशन होगा, अब सभी का बेस सेम है तो log 2a के साथ में log 2a कैंसिल क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, फिर log 3a के साथ में log 3a कैंसिल, बचा क्या आपके पास, बचा है log a बाय log 4a। मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ, log a के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 बचा है और यहाँ पर इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 बचा है, तो 1 इंटू log 4a। ऐसा मज़ा आएगा, क्यों, देखिए पता चलेगा आपको। अब एक्स वाई जेड में दोनों तरफ 1 ऐड कर देना है आपको। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई जेड में मैं 1 ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैंने 1 ऐड कर दिया। अब आंसर की तरफ अगर जाएंगे आप, तो आंसर जिस फॉर्मेट में दिया है, तो क्या फॉर्म है आंसर का, क्वेश्चन नंबर 18 है ये। तो आंसर में आपको वाई जेड, 2yz, xyz इस तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही है। तो कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं, देखिए y का वैल्यू क्या है समझिए, y का वैल्यू log 2a टू द बेस 3a है और z का वैल्यू log 3a टू द बेस 4a है। तो जो आंसर आया है इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर log 3a से डिवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पर log 3a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ।
आप बात को समझना, मैंने ये एडजस्टमेंट किया है। कैसा एडजस्टमेंट किया है? log 3a से ऊपर मल्टीप्लाई करना और log 3a से नीचे मल्टीप्लाई करने वाला। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? इससे ओरिजिनल वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंज हो रहा है क्या? कुछ चेंज नहीं हो रहा है ओरिजिनल वैल्यू के अंदर। तो ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरा आंसर उस फॉर्म में दिया है। वैसे तो इसका सॉल्यूशन आप यहां तक रोक भी सकते हो, लेकिन क्योंकि हमारे पास वैसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं, इसलिए हमें आगे काम करना पड़ रहा है। तो मैंने क्या किया? एडजस्टमेंट log 3a से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और उसको सही ठिकाने पे लिख दिया। क्यों सही ठिकाने पर लिख दिया? क्योंकि अब मैं फिर से इसके ऊपर चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो मुझे मिलेगा log a टू द बेस 3a, फिर से चेंज ऑफ बेस रूल, इनटू यहाँ पर मुझे मिलेगा log 3a टू द बेस 4a प्लस 1। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो log a टू द log अच्छा log a टू द बेस 3a के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये तो या तो मैंने एग्जाम्पल सही लिखा है, log a टू द बेस 2a, log 2a टू द बेस 3a, log 3a टू द बेस 4a, एक्स वाई जेड प्लस 1 करना है। ठीक है, तो 2a कैंसिल होगा, 3a कैंसिल होगा, log a टू द बेस 4a बचा है। तो यहाँ ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम लोग इसको रिप्लेस नहीं कर पा रहे। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं जो हमें मिला था। ठीक है, होता है ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या आया था? log a बचा था एंड डिवाइडेड बाय log 4a बचा था। ठीक है, अब ये तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो क्या करेंगे? हमें वैसे भी एक्स वाई जेड प्लस 1 फाइंड आउट करना है, तो दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं। सो एक्स वाई जेड प्लस 1, और यहाँ पर भी आप ऐड करेंगे दोनों तरफ, इस तरफ भी 1 ऐड कर दिया। अब इसे नीचे कुछ नहीं, मतलब वर है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ठीक है, सो एक्स वाई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, log a इंटू 1 मिलेगा log a, प्लस log 4a इंटू 1 मिलेगा log 4a, और डिवाइडेड बाय आपके पास रहेगा log 4a। ठीक है, अब दोनों का बेस कुछ नहीं, मतलब सेम है, और दोनों के बीच में एडिशन है, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो बेटा आपको मिलेगा log 4 इंटू ए 4a स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय आपके पास है log 4a। ठीक है, और यहाँ आपके पास है एक्स वाई जेड प्लस 1। अब आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हो ना, मैं ऊपर का हटा देता हूँ, उसका वैसे भी कोई काम नहीं हमारे पास। पॉज करके लिखेंगे आप लोग इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आंसर में जो ऑप्शन में दिया है वहाँ तक पहुँच सके। तो एक्स वाई जेड प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब log 4a स्क्वायर को आप लिखेंगे log 2a होल स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं? 4a होल, देखिए आप इसको समझिए, 4 इंटू ए स्क्वायर है, तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज करके 2a होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा अब आपको समझेगा। log 2a होल स्क्वायर लिखा, डिवाइडेड बाय मेरे पास है log 4a, तो ये 2 जम करके इधर चला आएगा। सो 2 टाइम्स मेरे पास है log 2a डिवाइडेड बाय log 4a। अब वो वाला एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे जो हमें चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास log 2a आ चुका है और log 4a आ चुका है बेस में। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ है, इसी को मैं आगे रन करता हूँ। दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स log 2a, इसके बेस में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ log 3a से मैं, और क्योंकि log 3a से डिवाइड किया है और ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तो मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ कि log 3a को मल्टीप्लाई भी करूँ, ताकि ये कैंसिल होकर ओरिजिनल जो वैल्यू है वो एज इट इज़ रहे, और इसके नीचे log 4a एज इट इज़। ठीक है, ये एडजस्टमेंट समझ लेना, ये स्टेप के अंदर इंपॉर्टेंट है आपके ऑप्शन तक पहुँचने के लिए। तो चलिए अब आप गौर कीजिए, ये क्या है? ये तो y है, और ये क्या है? ये तो z है। तो बस इसकी जगह पर उसको रख देंगे 2yz। तो क्या मिला आपको? xyz प्लस 1 का वैल्यू मिला 2yz। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हमने कराए हैं इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, चलिए लिखेंगे इसको पॉज करके।
बेटा क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना वो तो आप मतलब देखते ही जिसको रूल पता है इनइक्वालिटी का, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का रूल पता है या फिर लॉगरिथमिक इनइक्वेशन के बारे में जिसको पता है, जो मैंने बताया है थ्योरी के अंदर, तो सीधा आप इसका आंसर बता सकते हो। अब दिया क्या है कि वैल्यू ऑफ एक्स क्या होनी चाहिए अगर ये सेटिस्फाई होता है। अब क्या दिया है वो समझिए, log 8 टू द बेस x ये छोटा है किससे, log 10 टू द बेस x से। और ऐसा कब होता है, मैंने आपको बताया है कि लॉगरिथम के अंदर जब आप कंपैरिजन करते हो नंबर्स का, क्योंकि log 8 टू द बेस x है और log 10 टू द बेस x है, अब आपको इन दोनों को कंपेयर करना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो मैंने कहा था जो नंबर छोटा है, अब यहां पर देखना आप, ये 8 है और ये 10 है, तो 8 से 10 छोटा है, 8 से 10 छोटा है। और यही चीज क्या कहेंगे उसको हम हिंदी में, मुझे नहीं याद आ रहा, मैं अलग तरीके से कहता हूं। जो नंबर जैसे 8 छोटा है 10 से, तो इसी का लॉगरिथम वैल्यू इसके लॉगरिथम वैल्यू से भी छोटा आ रहा है। तो ऐसा तभी होता है जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है। ये चीज मैंने बताई थी, याद होगा आपको। मैंने आपको कहा था कि अगर x इज ग्रेटर देन y है तो log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन log y टू द बेस a। ये तभी होता है, मतलब जो नंबर बड़ा उसका लॉगरिथम वैल्यू भी बड़ा। ये तभी होता है जब आपका बेस ग्रेटर देन 1 होता है। या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, log x इज लेस देन y है, मतलब x y से छोटा है, तो जो नंबर छोटा है उसका लॉगरिथम वैल्यू भी दूसरे नंबर के लॉगरिथम वैल्यू से छोटा होगा। लेकिन कब, जब a ग्रेटर देन 1 है। अगर a 1 और 0 के बीच में लाई करता है तो ये केस उल्टा होता है, जो नंबर बड़ा उसका लॉगरिथम वैल्यू छोटा होता है अगर a डेसिमल है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। सेम यहां पर भी जो नंबर छोटा है उसका लॉगरिथम वैल्यू बड़ा होगा अगर a 1 और 0 के बीच से आएगा। अब यहां क्या दिया है, जो नंबर छोटा है उसका लॉगरिथम वैल्यू भी छोटा है। 8 छोटा है ना 10 से, और इसका लॉगरिथम वैल्यू भी छोटा ही दिखा रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब x ग्रेटर देन 1 होगा। अगर x ग्रेटर देन 1 नहीं है, मतलब x अगर लेस देन 1 है, मतलब लेस देन 1 का मतलब 0 और 1 के बीच में होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और ग्रेटर देन 0 भी नहीं बोल सकते। 2 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि बेस तो हम लोग कंपेयर करते 1 से बड़ा या फिर 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि जो नंबर छोटा है उसका लॉगरिथम वैल्यू भी छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब बेस 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसको ध्यान में भी ऐसे रखिए, अच्छे से ध्यान में रहते हैं। जो नंबर छोटा है न्यूमेरिकली उसका लॉगरिथम वैल्यू भी छोटा है दूसरे से, इसका मतलब बेस ग्रेटर देन 1 है। और जो नंबर छोटा है दूसरे नंबर से उसका लॉगरिथम वैल्यू अगर दूसरे नंबर से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस फैक्ट को मैंने थ्योरी के अंदर पहले लेक्चर के अंदर अच्छे से बताया है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से की है, उसको रिपीटेडली लिखा है, रिवाइज किया है, अच्छे से उसके ऊपर चिंतन किया है, मनन किया है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को आराम से निपटा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। आप लोग इसको पॉज करके लिखेंगे, ठीक है। छोटा है क्वेश्चन, इसलिए मैं वीडियो को पॉज नहीं करता हूँ, सीधा कंटिन्यू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से तरीके से, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन 1, अगर x 1 से बड़ा है, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स log x टू द बेस 10 माइनस log ऑफ 0.001, सॉरी 0.01 है सिर्फ, टू द बेस 10 इज। देखिए बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए इसके अंदर काफी सारी चीजें समझनी है आपको। पहले तो इस कंडीशन को नजरअंदाज जो करेगा उसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन के अंदर कोई भी चीज बेकार में नहीं दी होती कि चलो भैया दे देंगे, थोड़ा क्वेश्चन सच धज जाएगा, अच्छा दिखने लगेगा, ऐसे नहीं होता। ये आदमी के जैसा नहीं है मैथ्स का काम कि कहीं जा रहे फंक्शन में तो कपड़े पहन लिए, वहां तक तो ठीक है, लेकिन बेकार का श्रृंगार भी किए जा रहे हो शरीर के लिए, है ना, तो वो फिजूल की चीजें हैं। मतलब वो आपने पहना क्या नहीं पहना क्या उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिख जाए इसलिए कुछ x इज ग्रेटर देन 1 लिख दिया, x इज लेस देन 1 लिख दिया, ऐसा नहीं। इसके अंदर अगर इफ भी लिखा जाए, इफ भी अगर लिखा है तो उसका भी मतलब होता है कि अगर x ग्रेटर देन 1 है, मतलब x का वैल्यू आप 1 से ग्रेटर मानते हो,
तो आपको इस एक्सप्रेशन का लीस्ट वैल्यू बताना है। तो इसमें क्या समझना है कि जब आप प्रोसीड करेंगे आगे इस एक्सप्रेशन का लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए, तब आपको इस कंडीशन को ध्यान में लेना ही होगा। विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ दिस कंडीशन वी कैन नॉट सॉल्व दिस एग्जाम्पल। हम लोग इसका लीस्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। अगर निकालते हैं इसको नजरअंदाज करके तो गलत हो जाएगा, या फिर वहां पर पॉसिबिलिटीज क्रिएट होगी अलग अलग। कैसे आप समझिए, देखिए पहले तो एक्सप्रेशन के ऊपर बात करते हैं। हमें इसका लीस्ट, अच्छा अब इस लीस्ट का भी मतलब समझिए। एक्सप्रेशन दिया है 2 टाइम्स लॉग x टू द बेस 10 माइनस लॉग 0.01 टू द बेस 10। ये एक्सप्रेशन दिया है और इसका लीस्ट वैल्यू निकालना है। मतलब क्या हुआ, कम से कम वैल्यू निकालना है, छोटे से छोटा। फिर उसके बाद में इसका वैल्यू नहीं आ सकता छोटा, इसका कम से कम कितना वैल्यू आएगा ये आपको बताना है। ज्यादा कुछ भी हो सकता है, कम से कम लोअर वाली बाउंड्री पकड़नी है इसकी। अगर देखिए होता क्या है, एक्सप्रेशन दिया है, एक्सप्रेशन का लीस्ट वैल्यू निकालना है। इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई अननोन बैठा हुआ है, वेरिएबल बैठा हुआ है, जिसकी आप अलग अलग वैल्यूज ले सकते हो। तो अगर आप x को अलग अलग वैल्यूज देते हो तो बेटा उसके हिसाब से इस एक्सप्रेशन का वैल्यू भी चेंज होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। समझ रहे हो? ये एक्सप्रेशन का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है x के वैल्यू के ऊपर। और x की वैल्यू क्या लेनी है? तो स्ट्रिक्टली 1 से ग्रेटर लेनी है, 1 भी नहीं ले सकते, 1 से बड़ी कोई भी ले लो। और 1 से बड़े तो आपके पास इनफाइनाइट वैल्यूज है, और वो इनफाइनाइट वैल्यूज अगर आप एक एक करके रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन के अलग अलग वैल्यूज आते जाएंगे। अब उन सब वैल्यूज में सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी है ये पूछा जा रहा है। आई बात ध्यान में अभी? ठीक है, मतलब बिल्कुल एकदम से बारीकी से पकड़ के आपके सामने रख दिया है मैंने कि एक्सप्रेशन का लीस्ट वैल्यू का मतलब क्या। पहले तो एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा कहां से? तो x की डिफरेंट वैल्यूज रखने से, और x की इनफाइनाइट वैल्यूज है तो उनके लिए आपको एक्सप्रेशन की भी इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेगी। लेकिन उनमें सबसे छोटा कौन है? तो कौन है उनमें सबसे छोटा, कैसे फाइंड आउट करेंगे? x की तो 1 के बाद कौन सा x का वैल्यू रखेंगे आप? पता नहीं, तो वैल्यू पुट करके तो ये फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। फिर कैसे करेंगे? चलिए करते हैं। 2 टाइम्स लॉग x टू द बेस 10 लिख दिया मैंने, इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? देखिए लॉग 0.01 को मैं लिखूंगा 10 रेज टू -2। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0.01 को मैंने 10 रेज टू -2 लिखा है। इसको आपने बिल्कुल प्ले ग्रुप में पढ़ा होगा कि 0.01 को 10 रेज टू -2 लिखा जाता है। भाई साहब अब ये जंप करेगा इधर जंपिंग प्रॉपर्टी से। यहाँ ऑलरेडी माइनस बैठा हुआ है, जो प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई माइनस आ जाए तो उसके साथ में लड़ाई करके उसको प्लस बना दे। नेगेटिव बैठा है, पहली बार ऐसे हो रहा है कि नेगेटिव आदमी दूसरे नेगेटिव आदमी को पॉजिटिव बना रहा है। ठीक है, तो देखिए 2 टाइम्स लॉग x टू द बेस 10 है। ये भाई साहब नीचे आएंगे तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और इधर भी log 10 टू द बेस 10 का वैल्यू आ जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस। सो ये क्या मिलेगा आपको? 2 टाइम्स लॉग x टू द बेस 10 प्लस 2 इंटू 1, तो ये 2 आएगा फाइनल। अब देखिए, अब x का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, कम से कम 2 तो वैल्यू आना ही है। मतलब इसका वैल्यू 0 भी हो जाता है, होगा नहीं मान लीजिए, इसका वैल्यू अगर 0 भी होता है तो कम से कम 2 वैल्यू तो रहेगा ही इस एक्सप्रेशन का। लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं है। बहुत से बच्चे यहीं पर रुक जाते हैं। जो बच्चे x को नजरअंदाज करते हैं ना, x इज ग्रेटर देन 1 को, उनको क्या लगता है कि भैया मैंने इस एक्सप्रेशन को यहाँ तक सिंप्लीफाई किया, अब 2 का तो वैल्यू आना ही है। मतलब अगर ये 0 भी बन जाए तो कम से कम 2 तो है ही ना, मतलब इसका कम से कम वैल्यू कितना आएगा? 2 तो आएगा। फिर जो भी आप x का वैल्यू लेंगे उसके हिसाब से बढ़ता जाएगा 2 के ऊपर। तो 2 ऑप्शन पे दिया हुआ है तो बच्चे टिक कर देते 2 को कि भैया इसका मिनिमम वैल्यू, कम से कम इसका वैल्यू 2 तो आना ही है। वहीं पर गलती हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका रोल। अब यहाँ पर देखना है कि x का वैल्यू जो लेना है आपको हमेशा ग्रेटर देन 1 ही लेना है। यहाँ पर कुछ भी रखेंगे। अब मैंने थ्योरी के अंदर बताया था कि log a टू द बेस b, इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। कब? अगर a एंड b बोथ ग्रेटर देन 0 है, बोथ ग्रेटर देन 0 है। मैं ऐसे लिखता हूँ, a और b बोथ ग्रेटर देन 0 है, या फिर a और b बोथ लेस देन 0 है। ये भी समझना, अगर यहाँ के दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं
सॉरी लेस देन ज़ीरो नहीं, लेस देन ज़ीरो नहीं, यहाँ के दोनों, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो ले ही नहीं सकते। हाँ, फ्लो में बोल गया मैं, माफ़ कर दीजिए। अगर आपके दोनों नंबर 1 और 0 के बीच में लाई करते हैं, ये सही है। क्या कह रहा हूं मैं? अगर आपके दोनों नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 भी गलत लिख दिया मैंने, ग्रेटर देन 1 चाहिए यहां पर। अगर आपके दोनों नंबर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो आपके log a टू द बेस b का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं log 2 टू द बेस 3 लिखता हूं, तो देखिए 2 और 3 दोनों भी 1 से बड़े हैं, तो इसका वैल्यू जो भी आए वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, मतलब 0 से बड़ा रहेगा। अब बात करते हैं इसकी। अगर आपका a और b जो है वो 0 और 1 के बीच में रहता है, जैसे मान लीजिए log 0.2 टू द बेस 0.3, तो भी इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही रहना है। कैसे? देखिए 0.2 और टू द बेस ये जो लिखा है हमने, तो इसको आप लिख सकते हो 2/10 और इसको लिख सकते हो 3/10, ठीक है। तो ये इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है। अब ये अगर फैक्ट आपको पता है तो इस फैक्ट का यूज करेंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या बोला गया है। देखिए आपको ये तो पता चल गया कि दो तो वैल्यू आना ही है। अब इसके ऊपर से डिसाइड होगा कि मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन का कितना होगा। दो तो वैल्यू रहेगा ही, 2 प्लस ये 0 बन सकता है कि नहीं, तो उन्होंने तो स्ट्रिक्टली कहा है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। और अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा? x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये ग्रेटर देन 1 है और ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसका वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन, मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। a और b अगर दोनों भी ग्रेटर देन 1 होते हैं तो log a टू द बेस b का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। log a टू द बेस b का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, या क्योंकि ग्रेटर देन, मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको भी समझिए, क्योंकि ग्रेटर देन अगर 0 आता है तो 0.1 अगर मैं लेता हूँ तो ये वैल्यू और छोटी हो जाती है। इसलिए मेरे ख्याल से रूल जो है वो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि log a टू द बेस b का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है अगर a और b दोनों ग्रेटर देन 1 है। मैं एक बार चेक ही कर लेता हूँ। मेरे क्या है ना, रूल्स और लॉज में ज़्यादा ध्यान में नहीं रहते, मैं लॉजिक से उसको मतलब कॉन्सेप्चुअली ध्यान में रखता हूँ, इसलिए एग्जाम्पल गलत होने से बच जाता है। मतलब उतना तो समझ में आता है कि भैया ये ऐसा नहीं है, कहीं गलत जा रहा है। इन्होंने यहाँ पर दिया है कि log x टू द बेस a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा अगर वही है, ग्रेटर देन 0 ही है, मतलब पहले मैंने सही कहा था। क्या कह रहे हैं कि log a टू द बेस b का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा अगर आपका ये दोनों भी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ये भी चेक कर लेते, ग्रेटर देन 1 ही होने चाहिए। हाँ बिल्कुल ग्रेटर देन 1 ही है। तो ये मैंने थ्योरी के अंदर सही बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू जो है आपका, क्योंकि x लेना है आपको ग्रेटर देन 1, तो ये ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 हो गया और 10 तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 है, मतलब दोनों भी नंबर्स ग्रेटर देन 1 हो गए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और अगर ग्रेटर देन 0 इसका वैल्यू आता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि ये तो 2 यहाँ पर है ही, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो अगर इसमें डेसिमल आ जाता है तो फिर क्या करेंगे, इसका तो मिनिमम वैल्यू मुझे लग रहा है 2 ही आना चाहिए।
आंसर में क्या दिया है इसका, देख लेते एक बार। द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस हमें निकालना है। 20 का आंसर क्या दिया है? ट्वेंटी का आंसर 2 दिया है। 2 का मतलब कितना? टू का मतलब 4 दिया है, लीस्ट वैल्यू 4 दिया है। कैसे क्या लीस्ट वैल्यू 4 ले रहे हैं? लीस्ट वैल्यू 4 कैसे ले सकते हैं? देखिए मैं आपको लॉजिकली बताता हूँ जो मुझे लग रहा है, ठीक है। मैं फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये तो 2 मुझे मिल गया है, अब 2 प्लस ये 0 हो गया तो मिनिमम वैल्यू 2 हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसका वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा। अब दिक्कत क्या है पता है, मैं क्यों यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। कंफ्यूज कहने से मतलब है कि मुझे लगता है कि दिए गए ऑप्शन से मेरा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, इसलिए, बाकी और कुछ नहीं। मेरा तो क्लियर है, मुझे लगता है कि इसका मिनिमम वैल्यू, अच्छा मिनिमम वैल्यू का सही ऑप्शन भी नहीं दिया है। दिक्कत क्या है पता है, यहाँ पर अगर मैं x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेता हूँ, x का वैल्यू अगर मैं ग्रेटर देन 1 लेता हूँ तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 बन रहा है, ये तो क्लियर है, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्रेटर देन 0 में इसका वैल्यू जो है वो 0.1 भी तो हो सकता है, क्योंकि आप 1 अगर 1 लेते हो एग्जैक्टली तो ये 0 बनता है। 1 से बड़ा ले रहे हो कुछ भी तो वो आप 1 से बड़ा 2 थोड़ी ना लेंगे डायरेक्टली, कुछ भी ले सकते हो, 1 पॉइंट समथिंग भी ले सकते हो। तो हमें ये पता नहीं है। अच्छा अब इसका वैल्यू पूरा 1 कब आता है? जब x का वैल्यू 10 बन जाए, तो log 10 टू द बेस 10 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर 0.1 आ जाता है, मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ कि इससे कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो 2 इंटू 0.1 क्या होगा? इस पूरे का वैल्यू बनेगा 0.2, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 2.02। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि ना तो इसका वैल्यू 0 आ सकता है, ना तो इसका वैल्यू 0 आ सकता है, और दूसरी चीज इसका वैल्यू 0 नहीं आ सकता, और 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। अगर 1 होता है, 0 से बड़ा अगर 1 होता है तो मैं 2 इंटू 1 लिखूंगा, तो जिससे ये 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे यहां पर दिख रहा है 2 और 4 के बीच में भी इसके वैल्यूज आ सकते हैं। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है ये मैं एक बार पहले चेक करता हूं। ऑप्शन में हमें 2, 4, 1 एंड 0.1 दिया है, तो इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन हमें 4 लेना चाहिए। क्यों, ये समझिए, हमें इसका मिनिमम वैल्यू ऑप्शन के हिसाब से 4 है, समझिए। अगर ऑप्शन में 2 दिया हुआ रहता, 2.1 दिया हुआ रहता, 4 दिया हुआ रहता और जो भी दूसरा ऑप्शन है 1 दिया हुआ रहता, तो मैं 2.1 को चूज करता, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि हमें इस एक्सप्रेशन का लीस्ट वैल्यू निकालना है जो कि ग्रेटर देन 2 है। ये मैं कह सकता हूं, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि इस एक्सप्रेशन का लीस्ट वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, लेकिन ग्रेटर देन 2 में एग्जैक्टली 2 तो नहीं है, 2 से बड़ा है, लेकिन 2 से बड़े वाले ऑप्शन में आपको क्या दिया है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या दिया है। तो 2 से बड़ा अगर ऑप्शन में मुझे 3 भी दिख जाता, मतलब मान लीजिए ऑप्शन ऐसे होते 2, 3, 4 एंड 5, तो इसका वैल्यू जो आने वाला है वो ग्रेटर देन 2 होगा। तो 3, 4, 5 तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन इनमें लीस्ट कौन दिख रहा है? 3। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 4 रहेगा, क्योंकि इसका जो लीस्ट वैल्यू आता है वो ग्रेटर देन 2 है। इसको समझना, इसका लीस्ट वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, लेकिन ग्रेटर देन 2 आप लेंगे क्या? आप ग्रेटर देन 2 2.0001 भी लिख सकते हैं, 2.00001 भी लिख सकते हैं, और ग्रेटर देन 2 में से जो भी ऑप्शन में दिया है उनमें सबसे लीस्ट कौन है ये देखना है। मतलब ऐसा मान लीजिए कि ऑप्शन में आपको, जैसे मैंने कहा कि अगर मान लो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं ग्रेटर देन 2 में, तो ग्रेटर देन 2 में ये तीनों भी सही है, लेकिन इनमें सबसे लीस्ट कौन है? तो 3 है, तो 3 सही आंसर होता है। वैसे हमारे दिए गए ऑप्शन में कौन कौन है? 2 है, 4 है, कुछ और 2 ऑप्शन दिए हैं, तो उनमें 4 ही लेना पड़ेगा लीस्ट वैल्यू, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो ये इसलिए ऐसा क्वेश्चन है जो ऐसा कंफ्यूज करा देता है।
तो जो मैंने बताया वो सही है, इस रूल को भी बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने एक दो बार थोड़ा सा मैं खुद ही जमलिंग में आ गया था, लेकिन अब जो लिखा है ये सही रूल है कि किसी भी नंबर का आप लॉग फाइंड आउट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एनी बेस, तो उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है कब, अगर दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों लाई करते हो 0 और 1 के बीच में, ठीक है बेटा। तो इसको अच्छे से लिख लेंगे, ध्यान में लेंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डिस्कस करूँगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आधा अधूरा है, इसलिए मैंने उसको लिया नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं पूरा क्वेश्चन क्या है उसके अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है ही नहीं, मतलब इसलिए सीधा 22 ले रहा हूँ मैं 20 के बाद में, मतलब 21 है लेकिन आधा है, पता नहीं क्या करना है उसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन पूरा नहीं है तो हटा देते, उसको कोई दिक्कत नहीं है, 22 करेंगे। अब 22 के अंदर क्या दिया है, log 3 टू द बेस 30 की वैल्यू ए दी है, log 5 टू द बेस 30 का वैल्यू बी दिया है। अब निकालना है log 32 टू द बेस 30 का वैल्यू, वो भी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के फॉर्म में इसका वैल्यू लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कैलकुलेशन की हिसाब से, जो इसके अंदर एडजस्टमेंट किया है ना वो समझने लायक है, ठीक है। ये बहुत मायने रखते हैं ये एडजस्टमेंट, और ये एक बार समझ में आ गए तो आप इस तरीके के एडजस्टमेंट बाकी आने वाले क्वेश्चंस में लॉग के यूज कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को उस हिसाब से देखिए बेटा, तो log 32 टू द बेस 30 का वैल्यू लिखना है, वो भी ए और बी के फॉर्म में लिखना है, इसको समझिए। तो सबसे पहले मैं तो गौर फरमाऊंगा इस बात के ऊपर कि मुझे दिया क्या है, log 3 टू द बेस 30 है मेरे पास एंड log 5 टू द बेस 30 है, और इसको कहा गया है ए और इसको कहा गया है बी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे सामने है क्वेश्चन जो है कि मुझे log 32 टू द बेस 30 का वैल्यू निकालना है, तो कैसे मैं इसको सॉल्व करते करते जाऊं और इसकी तरफ पहुंचूं, इसके बारे में सोचना है। तो देखिए log 32 टू द बेस 30 को अगर आप देखेंगे तो इसको मुझे इस तरीके से सिंप्लीफाई करते जाना है कि जिसको मैं इसका यूज कर सकूं, इसको कहीं ना कहीं उसके अंदर देख सकूं। तो सबसे पहले तो देखिए कि 32 को आप किसके पावर के फॉर्म में लिख सकते हो। 32 को आप 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, मतलब 2⁵ लिख सकता हूं मैं। तो log 32 टू द बेस, इसको मैं लिखूंगा 2⁵ टू द बेस 30। अब ये 5 जंप करके यहाँ आएगा तो आपको मिलेगा 5 टाइम्स log 2 टू द बेस 30, ठीक है। अब आप समझिए यहाँ पर भी बेस 30 है, यहाँ पर भी बेस 30 और यहाँ पर भी बेस 30 है, तो हमारा बहुत सा काम हो चुका है। क्यों? क्योंकि बस अब अगर आप log 2 टू द बेस 30 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी निकाल पाए तो बात खत्म है। क्या कहा मैंने? आपको निकालना था log 32 टू द बेस 30 का वैल्यू, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लाया, तो टारगेट शिफ्ट हो गया। log 32 टू द बेस 30 का वैल्यू निकालने का मतलब है कि log 2 टू द बेस 30 का वैल्यू निकालो। अब अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है तो क्या मैं इसको इससे ऑब्टेन कर सकता हूं? मुझे log 2 टू द 30 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी चाहिए, तो वो मैं कैसे ऑब्टेन करूंगा? दिए गए इससे। अब वो बहुत बड़ी दिक्कत है, ये सोचना बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो कैसे दिमाग लगाना है, देखिए इनका यूज करके log 2 टू द बेस 30 तक कैसे पहुंचूं मैं, समझिए। अब दोनों को ध्यान से देखना, अगर मैं दोनों का एडिशन कर दूं तो मुझे क्या फायदा होगा। देखिए इन दो इक्वेशन को मैंने ऐड किया, क्यों ऐड कर रहा हूं वो भी समझिए, क्योंकि दोनों का बेस मुझे सेम दिख रहा है, और ऑप्शन में अगर देखेंगे तो आपको a प्लस बी भी दिखाई दे रहा है, मतलब a और b का एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक चांस लिया जा सकता है। तो ऐसे ही होता है बेटा, ऑप्शन देखने हैं, दिया क्या है वो देखना है, जो फाइंड आउट करना है उसके वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है ये सोचना है, यही होता है मैथ्स, और क्या। इसीलिए तो दिक्कत आती है हर प्रॉब्लम के अंदर। दोनों का बेस सेम है, अब दोनों का बेस सेम है, दोनों के बीच में एडिशन है, तो इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 3 × 5 बन जाएगा 15 टू द बेस 30, और ये बन गया a प्लस बी। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये जो स्टेप है ना, ये बहुत क्रूशियल स्टेप है इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने में। 15 को मैं 2 के तरफ कैसे ले जाऊं, ये सोचना। तो बेटा यहां पर मैं 15 को लिख सकता हूं 30/2, ये दिमाग में ही नहीं आता आदमी के, लेकिन अब आएगा इसके बाद। अब आपको ये चीज पता चल गई ना कि ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो मैंने 15 को लिखा 30/2, इससे फायदा क्या हुआ, 2 आ गया पिक्चर के अंदर, 2 सीन में आ गया है यहाँ पर, ठीक है। अब तक पिक्चर के अंदर 2 गायब था और 2 लाना था, तो 2 को हमने ऑब्टेन किया। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था, अब ये देखिए अब लॉ कौन सा अप्लाई होगा। अगर मेरे पास m/n है टू बेस एनीथिंग, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log m टू द बेस है माइनस log n टू द बेस है,
याद आ रहा है कुछ ये? तो बस यहाँ पर m/n है तो मैं इसको लिखूंगा log m to the base 30 माइनस log 2 to the base 30 विच इज इक्वल टू a प्लस बी। तो log 30 to the base 30 का तो वैल्यू 1 हो गया, तो भाई साहब 1 माइनस log 2 to the base 30 है विच इज इक्वल टू a प्लस बी। तो बस 2 to the base 30 को उधर ले जाइए और इन दोनों को इधर लाइए, तो 1 ये नेगेटिव बन जाएगा दोनों भी और ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो log 2 to the base 30 का वैल्यू आपको मिल गया 1 माइनस a माइनस बी। तो बस आपको इसका वैल्यू निकालना था, इसका वैल्यू निकालना मतलब ये निकालना था। तो हमारा वैल्यू क्या आया 5 तो एज इट इज रहेगा इनटू ब्रैकेट के अंदर log 2 to the base 30 का वैल्यू क्या आया 1 माइनस a माइनस बी। तो ऐसा भी दिमाग लगाना पड़ सकता है। मज़ा आया ना इसके अंदर, बहुत मज़ा था। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे ये कैसे ऑब्टेन होगा। तो ये आप बहुत से एग्जांपल में अभी आगे यूज़ करेंगे, जो भी नए एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे, चाहे टेस्ट के दौरान हो या फिर जहाँ पर भी हो, ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये ट्रिक्स होती है, ये लॉजिक बढ़ाता है आपको ऐसे स्टेप्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 22 हुआ है, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे अच्छे से, पॉज करता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा बहुत दिमाग वाला भी नहीं है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है बस। इसके अंदर आपको y/x और x/y का वैल्यू निकालना है, मतलब y/x प्लस x/y का। तो इसके साथ कोई छेड़खानी मत करिए, सीधा सीधा यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ध्यान में आएगी बात। देखिए यहाँ पर ना तो इसका बेस दिया है, ना तो इसका बेस दिया है और ना तो इसका बेस दिया है। एक ही इक्वेशन में अगर बेस नदारद है तो सबके बेस सेम समझने हैं, ठीक है। अब करना क्या होता है बेटा, देखिए सबसे पहले तो ये 2 डिवाइडेड है, इसको अगर मैं इधर लाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स log ऑफ x प्लस वाई बाई 3 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा। अब ये 2 इधर आ गया, ब्रैकेट के अंदर दोनों का बेस सेम है और दोनों के बीच में एडिशन है, तो आप इसको आराम से log xy लिख सकते हो। अब इस 2 को जम कराइए, इसके सिर के ऊपर ला बिठाइए, तो log ऑफ x प्लस वाई बाई 3 होल स्क्वायर आपने लिख दिया विच इज इक्वल्स टू log xy। अब दोनों के बीच में इक्वल साइन है, दोनों का बेस सेम है, तो दोनों तरफ log है, दोनों का बेस सेम है और दोनों के बीच में इक्वल साइन है, मतलब ये टर्म और ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी ये पॉसिबल है। और अगर ऐसा दिया है तो इसका मतलब ही यही होता है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज, ये सिंबल इम्प्लाइज का है, मतलब अगर ऐसा है तो इससे ये नतीजा निकलना ही निकलना है, ये इसका मतलब होता है। तो x प्लस वाई बाई 3 होल स्क्वायर दिस मस्ट बी इक्वल्स टू एक्स वाई। ये एक्स वाई के जैसे मैंने लॉ बताया था ना आपको इक्वालिटी वाला, कि अगर log m टू द बेस a है और log n टू द बेस a है तो दोनों इक्वल है, दोनों के बेस सेम है, तो दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू n है। और ये वाइस वर्सा भी, अगर ऐसा है 2 नंबर इक्वल है तो दोनों के लॉगरिथम का वैल्यू भी सेम होता है, सिर्फ बेस सेम लेना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे बेटा, तो न्यूमरेटर का स्क्वायर करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो 9 बन जाएगा। तो इस 9 को तुरंत मैं उधर भेज देता हूँ तो 9xy बनेगा, ठीक है। अब इसको एक्सपांड करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9xy है, ठीक है। सो दैट इज अच्छा हमें निकालना क्या है वो, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, 2xy को राइट हैंड साइड में भेज रहा हूँ, क्यों भेज रहा हूँ आपको समझेगा 1 मिनट के अंदर। 7xy मिल गया, 9xy में से 2xy चले गए, 7xy बचा। अब ध्यान से देखिए आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7xy है, तो चाहिए क्या आपको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7xy है, चाहिए आपको y बाई एक्स प्लस एक्स बाई वाई। कैसे मिलेगा y बाई एक्स प्लस एक्स बाई वाई, पूरे इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं पूरे इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड करता हूँ तो इधर का तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और इधर डिनोमिनेटर सेपरेट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 7। तो ये y इसके साथ में जाएगा, ये x इसके साथ में जाएगा, तो बचेगा क्या x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स विच इज इक्वल टू 7। तो x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स का वैल्यू निकालना था जो 7 आ चुका है, ठीक है। लिखेंगे पॉज करके। इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी स्टेप क्रूशियल थी पता है, मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा इतना तो सोच सकता ही था कि 2 को इधर लाके इसको जंप करा के यहाँ तक आ ही जाता, वो कहाँ तक, यहाँ तक आ जाता। लेकिन यहाँ के बाद में एक्स वाई से डिवाइड करने वाली बात उसको शायद समझ में नहीं आती, तो इस क्वेश्चन से यही बात सीखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा 24, इसके अंदर आपको log 27 टू द बेस 12 का वैल्यू ये दिया है एंड आपको log 16 टू द बेस 6 का वैल्यू निकालना है। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। कैसे लगाएंगे पता नहीं, लेकिन करेंगे। अब जो log 16 टू द बेस 6 का वैल्यू निकालना है ना, तो ऑप्शन के अंदर अगर आप देखेंगे
तो कुछ बड़े बड़े ऑप्शन दे रखे हैं, सेम तरीके के हैं लेकिन बस साइन का डिफरेंस है। तो कैसे वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन भी तो देखना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन ले लिया और सॉल्व करते बैठ गए, सॉल्व ही करते जा रहे हो, ऐसे नहीं। सॉल्व करते समय जिस तरीके का ऑप्शन चाहिए तो उस हिसाब से भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, नहीं तो आप किसी और आंसर तो आप निकालेंगे लेकिन किसी अलग डायरेक्शन में जाएंगे, कुछ अलग ही फॉर्म में आंसर आएगा जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है, तो उतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखना वो भी पड़ता है। सबसे पहले जो गिवन है उसको थोड़ा सा परख लेते हैं। तो मैं log 27 को लिख सकता हूँ 3 to the power 3। 27 को 3 क्यूब लिखा मैंने, टू द बेस 12 इज इक्वल टू ए। अब ये 3 इधर आएगा तो 3 टाइम्स log 3 to the base 12 विच इज इक्वल टू ए। तो log 3 to the base 12 को मैं लिखूंगा a by 3। इस 3 को मैंने इधर लाके डिवाइड कर दिया। तो देखिए क्या किया जा सकता है इसका। तो अगर मान लो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ दोनों का भी, तो 1 बाय log 3 to the base 12 विच इज इक्वल टू 3 बाय ए मिल रहा है मुझे। क्या किया मैंने, समझे ना आप, दोनों का मैंने रेसिप्रोकल लिया। अब ये एज इट इज नीचे गया है। अब अगर मुझे इसको ऊपर लाना है बाय यूजिंग चेंज ऑफ बेस रूल, तो ये बन जाएगा log 12 to the base 3। यहाँ कंफ्यूज मत होना भाई, ठीक है ना, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने पहले जो किया वो सिंपली रेसिप्रोकल लिया है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, दोनों को उल्टा कर दिया। तो उल्टा कर दिया तो क्या हो गया, उल्टा कर दिया तो ये 3 बाय ए बन गया और ये क्या बन गया 1 बाय, ये एज इट इज आया। लेकिन अब जो मैं इसको न्यूमरेटर में ला रहा हूं तो चेंज ऑफ बेस रूल यूज होगा और वहां पर इन दोनों का पोजीशन चेंज होगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया समझेगा आपको। अब देखना मैं 12 को क्या लिख सकता हूं। 12 को मैं लिखूंगा 3 into 4। 12 को मैंने लिखा 3 into 4 to the base 3 विच इज इक्वल टू 3 बाय ए। सही है। अब क्यों ऐसे लिखा मैंने, पहले तो रेसिप्रोकल क्यों लिया, क्योंकि मैं 3 के साथ, देखिए इस स्टेप के बाद में मैं 3 के साथ में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो 12 को मैं 3 into 4 लिख सकता हूं। अब 3 into 4 लिखने के बाद में मैं ये वाला रूल अप्लाई कर सकता हूं। मेरे पास अगर log m into the base a है तो मैं इसको सेपरेट लिख सकता हूँ एडिशन का यूज करके, ठीक है ना। तो बस यही यूज करूंगा मैं यहाँ पर, log 3 to the base 3 लिखूंगा प्लस log 4 to the base 3 विच इज इक्वल टू 3 बाई ए। अब ये 3 to the base 3 बन गया 1 प्लस इसको लिखूंगा 2 स्क्वायर टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3 बाई ए। 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 2 इधर आएगा, तो 2 टाइम्स log 2 to the base 3 है और 3 बाई ए माइनस 1 है। तो क्या मिल रहा है आपको, 2 टाइम्स log 2 to the base 3 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस ए बाई ए। तो बस इसको इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा, log 2 to the base 3 इज इक्वल टू 3 माइनस ए बाई 2a। अब जो फाइंड आउट करना है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो जो दिया था उसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां तक आ चुके हैं। अब जो फाइंड आउट करना है उसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं उसमें क्या छुपा हुआ है। तो अगर इसको देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 raised to 4 to the base 6 log, पहले इसको लिखता हूं मैं, log of 16 to the base 6, इसको मैंने लिखा log 2 raised to 4 to the base 6। 16 को 2 raised to 4 लिखा तो 2 जंप करेगा यहाँ आएगा तो 4 टाइम्स log 2 to the base 6 आएगा, ठीक है। अब मेरे पास तो यहाँ पर log 2 to the base 3 है और वहाँ पर log 2 to the base 6 दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब मैं रेसिप्रोकल नहीं ले रहा हूँ, अब मैं चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करके भाई साहब को नीचे ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो समझिए इस बात को, इसको मैं नीचे ले जा रहा हूँ विदाउट चेंजिंग वैल्यू, तो उसके लिए मुझे चेंज ऑफ बेस, ये चीज और ये चीज अलग है। यहां पर मैं इक्वेशन का रेसिप्रोकल ले रहा हूं तो दोनों साइड का रेसिप्रोकल हो रहा है। यहां पर मेरे पास एक ही साइड है, उसी में मैं अपने मन से चेंज करवा रहा हूं, तो उसमें चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई होके नीचे जाएगा ताकि ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होगी। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू, अब log 1 बाय log 6 टू द बेस 2 है तो 6 को मैं लिखूंगा बेटा 3 इंटू 2 टू द बेस 2। फिर मैं यहां पर यही वाला लॉ अप्लाई करूंगा तो 1 बाय log ऑफ 3 टू द बेस 2 प्लस log 2 टू द बेस 2, लेकिन log 2 टू द बेस 2 का वैल्यू आता है 1 और 3 टू द बेस 2 का वैल्यू मेरे पास है यहां पर, ठीक है। तो 4 इंटू 1 बाय log 3 टू द बेस 2 प्लस 1। अब यहां पर log 2 टू द बेस 3 का वैल्यू है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं यहां पर रेसिप्रोकल ले रहा हूं जैसे यहां पर लिया था। इसको आप पॉज करके लिख लेना, मेरे पास जगह कम है, मैं इसको हटा रहा हूं अभी, ठीक है।
क्योंकि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी हमें। तो देखिए यहाँ मुझे यहाँ पर log 3 टू द बेस 2 का वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ से कैसे मिल सकता है मुझे log 3 टू द बेस 2 कैसे मिलेगा, तो मैं उल्टा कर देता हूँ। तो 1/log 2 टू द बेस 3 है विच इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल आएगा 2a/-3 है। लेकिन ये क्या है, ये है log 3 टू द बेस 2। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो चेंज ऑफ बेस से log 3 टू द, तो log 3 टू द बेस 2 का वैल्यू मुझे मिला 2a-3 है। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको ठंडे दिमाग से सोचना। अब मैं उस एक्सप्रेशन में सीधा सीधा log 3 टू द बेस 2 का वैल्यू रखूंगा, तो देयरफॉर मुझे मिल रहा है log 16 टू द बेस 6 इज इक्वल टू, मैंने लिखा था 4 इंटू 1/log 3 टू द बेस 2 का वैल्यू है 2a/3 - a प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 1/ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a + 3 - a डिवाइडेड बाय 3 - a, तो ये 3 - a ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो 4 इंटू 3 - a डिवाइडेड बाय 2a - a बचेगा a + 3, सो विच इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12 - 4a डिवाइडेड बाय a + 3, तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ अभी 24 हमने देखा। ठीक है, तो लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद में भी 4 क्वेश्चन बचते हैं एक्सरसाइज 1 से, तो ठीक है इनको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।